नमस्कार बच्चों। आज हम अपने कल के टॉपिक के साथ में इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि कुछ बच्चों का मेरे पास कल फ़ोन आया था। तो कुछ बच्चे कह रहे थे उसमें कि मैडम जी हमारे तो दिन ही खराब हैं कि पहले जब हम हाई स्कूल में आए तो हमारा क्या बोलते हैं NCERT कोर्स आ गया, कोर्स चेंज हो गया, और जब हम इंटर में आए तो ये कोरोना आ गया। तो उन बच्चों से मेरा इतना ही कहना है कि कभी मत कहो कि दिन अपने खराब हैं, कभी मत कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब हैं। हौसला रखो, हौसला रखो, वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हौसला रखो और अपने घोंसले में ही रहो। और ये ऑनलाइन जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं इसको जैसे पढ़ रहे हो मन लगाकर ऐसे ही पढ़ते रहो। मुझे बहुत खुशी है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कुछ बच्चे। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि उत्पादन संभावना वक्र पढ़ाया था, और ये पढ़ाया था कि ये अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। हमने ये भी बताया था कि अर्थशास्त्र में भाषा का चयन पे ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ती है, और दूसरे हैं डायग्राम। अगर आपकी भाषा अच्छी है और डायग्राम आपके अच्छे हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, इन्हें पेंसिल से बनाने का प्रयास करें, हो सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न था उस समय, हमने यहाँ पर से छोड़ा था कि ये कॉनकेव होता है, यानी एक गुफा की तरह ये इसका आकार होता है। इस तरीके से इसका आकार होता है। तो अभी प्रश्न आता है, बहुत बार ये आता है कि ये नतोदर क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी, देने के लिए मैं यही कहूंगी कि जब हम एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इस कारण ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, और इसको अर्थशास्त्र में उत्पादन की अवसर लागत कहते हैं। तो आज हम इस अवसर लागत को पढ़ेंगे कि अवसर लागत की अवधारणा या अवसर लागत का नियम, अवसर की लागत का नियम क्या है। तो देखिए, अवसर लागत का सबसे पहले अवसर लागत के परिभाषा को जानने से पहले, डिफिनीशन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अवसर लागत का अर्थ क्या है। देखिए, अवसर लागत का अर्थ है कि किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वह वस्तु है जिसका त्याग किया जाता है। अब इसकी डिफिनीशन पर आ जाते हैं। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के मूल्य से है। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं पहले और उससे ज्यादा श्रेष्ठ हमें काम मिल रहा है तो हम उसको चुनेंगे, ना कि हम वो पहले वाले को। इस बात को हम बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखा रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, मान लीजिए वो उसको एक नौकरी कर रहा है 15,000 की, अब उसको मिल जाती है 30,000 की, तो उस जाहिर सी बात है कि वो 30,000 की नौकरी ज्वाइन करेगा। हर कोई 30,000 की नौकरी ज्वाइन करेगा, और ये करना भी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो देखिए, उसने 15,000, तो अब देखिए उसने कितने रुपए का त्याग किया, 15,000 का। उसने 30,000 की नौकरी के लिए अवसर लागत उसकी क्या हो गई, 15,000। ठीक है, 15,000 उसकी अवसर लागत हो गई। अब 15,000, अब इसकी अवसर लागत हो गई 15,000। अब मान लीजिए कि उसने कहीं तीसरी जगह इंटरव्यू दिया हो और उसका अचानक नंबर आ जाए और वो नौकरी हो 40,000 की, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके लिए वो 30,000 की नौकरी को छोड़ेगा और 40,000 की नौकरी को ज्वाइन करेगा। तो इसकी अब 40,000 की नौकरी का अवसर लागत क्या हो गई, 30,000। देखिए, इसका ये होता है कि अगर वो कभी ये नौकरी वाला छोड़ेगा तो वो इस नौकरी को प्राप्त कर लेगा, और इस नौकरी का मालिक इसे छोड़ेगा तो वो इस नौकरी को प्राप्त कर लेगा। यही अवसर लागत कहलाती है। इसके 30,000 की अवसर लागत हुई 15,000 और 40,000 की हुई अवसर लागत 30,000। अब एक शब्द आता है कि सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या है, तो सीमांत अवसर लागत वो है कि जैसे इन दोनों के अंतर को हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। अब उसने 15,000 की नौकरी छोड़ी 30,000 के लिए, तो इन दोनों का कितना अंतर आया, 15,000।
तो ये अवसर सीमांत अवसर लागत हो गई। प्यारे बच्चों, सीमांत शब्द जो है वो केवल आपके इसमें प्रोडक्शन संभावना वक्र के अलावा भी कई जगह प्रयोग होने वाला है, जैसे उपभोग है, उत्पादन है और भी कई जगह हैं। अब उसने 40,000 की नौकरी को प्राप्त किया तो उसका इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 10,000। तो ये अवसर लागत हो गई। यानी ये तो थी अवसर लागत और ये हुई सीमांत अवसर लागत। जैसे कि हम सीमांत जब हम कहीं कपड़ा खरीदने जाते हैं या कहीं कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस दुकानदार से कहते हैं कि भैया तुम्हारी मार्जिन क्या है। मार्जिन का मतलब है अंतर कितना है। तो यही अंतर सीमांत अवसर लागत कहलाता है। देखिए 15,000 की नौकरी थी जब, तो उसने 30,000 की नौकरी को ज्वाइन किया और उसकी अवसर लागत हो गई 15,000। जब उसने 30,000 की नौकरी के बाद में उसको 40,000 की नौकरी को ऑफर मिला, यानी उसने कहीं इंटरव्यू दिया और वो सफल हो गया, तो फिर उसने ये 30,000 की नौकरी छोड़ी और 40,000 की नौकरी को ज्वाइन किया, तब इसकी अवसर लागत हो गई 30,000। अब देखिए 30,000 हो गई अवसर लागत 40,000 के मुकाबले। अब लेकिन इन दोनों के अंतर को ही सीमांत अवसर लागत के नाम से जानते हैं। अब देखिए सीमांत अवसर लागत को हम और भी थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय है एक वस्तु के उत्पादन में होने वाली कमी से है। जब साधनों को एक वस्तु की दूसरी वस्तु के अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए हस्तांतरित किया जाता है। यानी हम उस साधन को ऐसी जगह लगा देते हैं जो हमें ज्यादा अच्छा उत्पादन दे रहा है, ये है अवसर लागत। और इसको साधारण शब्दों में हम समझ लेंगे कि एक को त्याग करना और दूसरे को चुनना, इन दोनों के अंतर को ही सीमांत अवसर लागत कहते हैं। तो उत्पादन अब हमारा प्रश्न ये आपका हो गया कि अवसर लागत क्या है, अवसर लागत के बाद में सीमांत अवसर लागत क्या है। फिर एक प्रश्न आता है कि उत्पादन संभावना वक्र पर खिसकाव या घुमाव। तो देखिए इसमें खिसकाव कब होगा और घुमाव कब होगा, इसको मैं आपको बता रही हूं। देखिए जब ये हमारा बाई वस्तु है मान लीजिए और ये है एक्स वस्तु, ये है एक्स वस्तु। जब इसका उत्पादन संभावना वक्र यूं चल रहा है, लेकिन हम जब इसके बाई वस्तु के साधनों को उठा करके एक्स वस्तु में लगा देंगे तब ये इसका उत्पादन बढ़ जाएगा और ये एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा और वाई वस्तु का उत्पादन उतना का उतना ही रहेगा। तो ये कहलाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र पर घुमाव, यानी बाईं तरफ या दाईं एक तरफ। इसी तरह से जब हम इसके साधनों को बाई वस्तु में लगा देंगे तो इसका कर्व इस तरीके से आ जाएगा। ये बाई वस्तु, इसमें हमने एक्स को किया था और इसमें हमने बाई वस्तु, इसमें हमने बाई वस्तु से हटाए थे साधन और इसमें हमने एक्स वस्तु से साधन हटा करके बाई वस्तु में लगा दिए। तो ये घुमाव, ये बाई वस्तु का तो उत्पादन बढ़ गया किंतु एक्स वस्तु का उत्पादन घट गया। इधर बाई वस्तु का उत्पादन घटा तो इधर एक्स वस्तु का बढ़ा और इधर एक्स का घटा तो बाई का बढ़ा। ये कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र पर घुमाव कहलाता है। अब एक प्रश्न आता है प्यारे बच्चों जो आ भी चुका है एनसीईआरटी में 15 और 16 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र पर कोई परिवर्तन कब नहीं होता, या जब बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है तो इसका पीपीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि इसका पीपीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आपके कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट का कोई टीचर ना हो, मान लो इकोनॉमिक्स का ही टीचर ना हो या इंग्लिश का टीचर ना हो, तो क्या उसके सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है। जो भी सब्जेक्ट का टीचर वहाँ पे अवेलेबल होता है उनको अरेंजमेंट करके
और उनको लगाया जाता है और वो पढ़ाई को आपके पीरियड को पूरा करवाते हैं। यानी आपका कार्य हो रहा है, पढ़ाई का कार्य हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई नया टीचर आ गया तो उसमें 50 बच्चों का क्लास है तो उसमें 100 बच्चे आ जाएंगे, कहेंगे कोई नया टीचर आ गया, चलो हम अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो जब बेरोजगारी उन्मूलन संबंधी कोई भी कार्यक्रम चलता है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना चलती है या मनरेगा चलता है, तो इसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा है साधनों का स्थानांतरण। साधनों का जब स्थानांतरण हो जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया कि अगर हमें एक जगह से एक साधन हमने हटाए हैं और हमने दूसरी जगह लगा दिए हैं तो हमें उत्पादन उतना ही मिलेगा, वस्तु का उत्पादन बदल जाएगा केवल। तो ये थी आपके कि कोई परिवर्तन कब नहीं होता है। ये बहुत मोस्ट है प्रश्न और आप लोग इसको बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना कि उत्पादन संभावना वक्र पर कोई प्रभाव कब नहीं पड़ता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम का कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। अब हम आ जाते हैं ये, और ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है बोर्ड में, तो बाईं ओर खिसकाव। अब देखिए, अब हम एक प्रश्न और इसमें रह गया कि उत्पादन संभावना वक्र पर खिसकाव। तो खिसकाव का क्या मतलब है? बाईं ओर खिसकाव। अब देखिए ये बाईं ओर खिसक गया है, तो इसका क्या कारण है? बाईं ओर का मतलब है ये कम हो गया उत्पादन। तो इसमें क्या चीजें हैं कि संसाधनों में कमी, साधनों कारकों, एक ही बात है, अर्थशास्त्र में एक ही बात है। तो इन तीनों में कमी, अगर इनमें साधनों में कमी हो जाएगी तो उत्पादन में भी कमी अपने आप हो जाएगी और जो हमारा पीपीसी है ये बाईं ओर खिसक जाएगा। दूसरी चीज है तकनीकी अवनति। तकनीकी अवनति का मतलब है ह्रास, घटना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रैक्टर से खेती कर रहा है और अचानक उसका ट्रैक्टर खराब हो जाए तो फिर उसका उत्पादन अपने आप घट जाएगा, क्योंकि वो ट्रैक्टर से खेती नहीं कर पाएगा, उसके पास जो भी संसाधन मौजूद हैं वो नहीं भी हैं, तो इस कारण वो नहीं कर पाएगा खेती और उसका उत्पादन घट जाएगा। इसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक जब आपदाएं आती हैं तब भी ये एनपीसी है ये, तब भी ये बाईं ओर खिसक जाता है। जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, कोई महामारी है या कोई अन्य कारण। और है अन्य नकारात्मक कार्य, जैसे कि अभी हमारे समय में वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हमारा उत्पादन घट जाएगा। तो ये चीज थी कि ये बाईं ओर क्यों खिसकता है हमारा एनपीसी। और अब आता है दाईं ओर खिसकाव। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये हमारा उत्पादन बढ़ गया है, इसमें घटा है और इसमें बढ़ गया है। तो ये चीज आप लोग कैसे तकनीकी उन्नति के कारण, जैसे कि मान लीजिए पहले जब लोग साहूकार वगैरह होते थे या बहुत बड़ी बड़ी बैंकें नहीं होती थी तो पहले काम बही खाते से होता था और बड़े धीमे धीमे होता था, लेकिन आज लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। यानी तकनीकी उन्नति जब हुई है तो उत्पादन अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप ये जो वक्र है ये दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी उन्नति की ओर खिसक जाएगा, क्योंकि अब हम कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और साधनों में वृद्धि, जैसे किसी के पास कम साधन थे या थोड़े साधन थे, उनका वो प्रयोग करके अपना उत्पादन कर रहा था, अचानक उसके साधनों में वृद्धि हो जाए तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी और ये जो वक्र है ये दाईं ओर खिसक जाएगा। इसके बाद है कि जैसे सभी सरकारी योजनाएं जैसे कि मुद्रा योजना है, कौशल भारत योजना अभियान है, या मान लीजिए सर्व शिक्षा अभियान है, या आपका स्वच्छ भारत योजना है, या मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम स्वच्छता का है अभियान, तो इन योजनाओं से भी उत्पादन में वृद्धि होती, क्योंकि अब कहेंगे आपकी स्वच्छता भारत अभियान से क्या बढ़ोतरी हो रही उत्पादन में। तो देखिए जब जो स्वच्छ रहेंगे लोग तो वो स्वस्थ भी रहेंगे, जब स्वस्थ रहेंगे तो वो कार्य ज्यादा करेंगे, जब ज्यादा करेंगे तो उत्पादन नेचुरली है कि उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जब भी कोई बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही होता है और इस कारण एक जो उत्पादन वक्र है ये दाईं ओर खिसक जाता है, यानी उत्पादन वक्र बढ़ता है। इसके बाद में एक प्रश्न आपका और रह गया है जो मैंने आपको नहीं बताया था कल, वो ये है कि और आया भी है एक नंबर में आता है कि जो हमारी पीपीसी यानी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंतर्गत जो अंदर है बिंदु वो किस बात को दर्शाता है। तो वो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर साधनों का अल्प उपयोग हो रहा है। आपके अगर बोर्ड में प्रश्न आता है तो आप ये लिखेंगे कि इसके अंदर
जो बिंदु है वो इस बात को दर्शा रहा है कि हमारे साधनों का अल्प उपयोग हो रहा है। तो ये हमारे साधनों का अल्प उपयोग हो रहा है यहाँ पर। और ये जो बाहर है एक बिंदु, ये किस अवस्था को दर्शाता है? ये इस अवस्था को दर्शाता है कि पूर्ण विकास हो चुका है। क्योंकि जैसे हम जब कोई काम शुरुआत करते हैं तो हमें थोड़ा कम उसमें एक्सपीरियंस होता है, कब अनुभव होता है, इस आधार पर हम गलतियां भी करते हैं और हमारा उत्पादन घटा हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता चला जाता है और हम उसी कार्य को करते रहते हैं लगातार, तो हम ये पूर्ण विकास की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर जो ये लाइन है, इस लाइन पर ना होकर के उत्पादन, ये आदर्श स्थिति है। यहाँ पर उत्पादन ना होकर के ये बाहर के लिए यानी ज्यादा उत्पादन कर रहा है। जैसे कि इसमें भी हमने आपको बताया कि ये दाईं ओर खिसक गया है, तो इसका जो कर्व है वो दाईं ओर खिसक गया, यानी साधनों का पूर्ण विकास हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर अल्प उपयोग हो रहा है। तो आपका ये पूरा ही चैप्टर खत्म होता है। इसमें आपको हमने 3 बातें बताई थी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। एक बताई थी उत्पादन संभावना, एक तो बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन जिनमें होता है वो। दूसरी चीज है संभावना, उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और तीसरी थी अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो ये इनका अध्ययन हमने बहुत ही सरलतम तरीके से आप लोगों को कराया। तो मेरे बच्चों से मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग इसको बहुत ही मेहनत से इसको अपनी कॉपी पे उतारें, अपनी नोटबुक पे उतार लें अपने सारे मेरे दिए गए सारे कार्य को। और जब भी स्कूल खुलेगा मैं इनको जरूर चेक करूँगी। और मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।